हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स से। देखो, थोड़ा सा तुम लोग क्लास 9th में भी आइडिया ले चुके हो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ मेन ग्रुप जिसको हम रैशनल इरैशनल कहते हैं। रैशनल नंबर्स वो हो गए जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरैशनल वो हो गए जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। प्लस तुमने ये भी पढ़ा था कि इरैशनल नंबर्स हम किसको कहते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। तो वैसे ये चैप्टर इरेशनल नंबर्स के ऊपर है, पर वो 9 से कोई रिलेशन इस चैप्टर का बिल्कुल ही नहीं है। पर हाँ, 1 मार्कर में कई बार वो तुमसे पूछ ले कि इन दो नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर बता दो। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन 9 से रिलेटेड नहीं आएगा। अब तुम लोगों ने ये क्लास 9 में पढ़ लिया है कि रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स को अगर हम मिक्स कर दें तो वो नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। तो हमारा चैप्टर ही रियल नंबर्स है, और याद रखना है बोर्ड में ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए आता है, विच इज़ ईजी। अगेन मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिसमें हमें एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। लाइक वो वर्ड प्रॉब्लम टाइम देंगे, केस स्टडी बना देंगे, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि जैसे ही एनसीईआरटी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं इसके एक्स्ट्रास भी कराऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है। इस टॉपिक के ऊपर पहले भी इन्होंने 1 मार्कर में स्टेटमेंट पूछ रखा है। वो लिखते हैं स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस स्टेटमेंट को लर्न कर लेना। आफ्टर 2020 ये स्टेटमेंट कभी पूछी नहीं गई है, पर हाँ बिफोर 2020 ये स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसके चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। जो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स। अब अगेन कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये रिवाइज करा देती हूँ। प्राइम नंबर हम उनको कहते हैं जो कि वो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में, लाइक दे आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और ओनली 1। इसके अलावा ये किसी और नंबर से ना तो डिविजिबल होंगे ना उनकी टेबल्स में ये नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। 1 इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, ठीक है, याद रखना है। और इसके बाद में इन्होंने कहा कि जितने भी कॉम्पोजिट, मतलब ये जो प्राइम नंबर्स को छोड़ दोगे तो सारे अदर नंबर्स क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे। जब भी तुम कॉम्पोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, वो कहते हैं उसमें सारे हमेशा नंबर्स क्या होंगे, प्राइम्स ही होंगे। वो बस उसमें चेंजेस क्या होंगे कि किसी केस में प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो किसी केस में प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है, और इसको मैं और इजी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे कि ये है एग्जांपल 210। जब हम 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, कोई स्टूडेंट 2 से स्टार्ट कर देगा, कोई स्टूडेंट इसको 5 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अलग अलग अप्रोच है हमारे पास इसको स्टार्ट करने के, पर लास्ट में नंबर्स कौन से होंगे, यही नंबर्स हमें मिलेंगे। 2, 3, 5, 7 के अलावा कभी नंबर्स मिलेंगे नहीं। ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो सकता है, पर नंबर्स हमें कैसे मिलेंगे, सिमिलर नंबर्स मिलेंगे। तो वो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर ले लो, जब भी उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हें वही स्पेसिफिक नंबर्स मिलेंगे, ऑर्डर में बी चेंज्ड। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। मैंने अगेन वही मैं रिपीट कर रही हूँ कि यूनिक होता है, वही नंबर्स मिलेंगे, सिर्फ ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स में चेंज। किसी केस में 2 स्टार्टिंग में होगा, किसी केस में 5 स्टार्टिंग में होगा, किसी केस में 10 स्टार्टिंग में होगा, पर 10 इज नॉट अ प्राइम। तो तुम्हें याद रखना है प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा नंबर्स कौन से चूज करोगे, प्राइम नंबर्स चूज करोगे। Once we have decided that the order will be ascending, अगर मैं इस नंबर को करना चाह रही हूँ अगर मैं इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाह रही हूँ, तो याद रखो असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करो। मतलब कि सबसे पहले 210 को कौन डिविजिबल करता है, 2 करता है, तो मैं 5 से स्टार्ट ना करके 2 से स्टार्ट करूँ। अगर हर कोई असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा तो हर एक के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में आएंगे। अब है ये सॉल्व एग्जाम्पल। इसमें इन्होंने कहा है कि 6 और 20 का एलसीएम भी ढूंढो, एचसीएफ भी ढूंढो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये तो बहुत सिंपल है। जब हम 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 3 1 जा 3 आ जाएगा। 20 को जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ का रूल ये कहता है कि जो कॉमन नंबर्स है उनको चूज करो। तो तुम देख रहे हो कि 6 और 20 में कॉमन नंबर्स क्या आ रहे हैं, ओनली 2 आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। पर मैंने देखा है जनरली बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें एलसीएम ढूंढना है और तुम्हें रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेना है,
तो सिंपल सा मेथड क्या है कि जो तुम लोअर क्लासेस में भी करते आए हो ना, इनका कंबाइन में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो कि 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, फिर हम कहेंगे यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अब इनका प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो वो तुम्हें क्या देगा, इसका एलसीएम देगा। तो आइदर तुम क्या करो, ये जो तुमने फैक्टर्स ढूंढे इन्हीं का तुम्हें याद रखना है एलसीएम कैसे ढूंढा जाता है। कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है हमेशा। पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है उस मेथड से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें अगेन ये कह रहे हैं कि जो एक इन्होंने हमें फॉर्मूला टाइप बताया है जो कि पेपर में वेरिफिकेशन के लिए भी आता है। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने तुम्हें दो नंबर्स दिए हैं ए एंड बी, तुमने ए एंड बी का एचसीएफ ढूंढ लिया, ठीक है, और तुमने एलसीएम भी ढूंढ लिया ए एंड बी नंबर्स का, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें एचसीएफ और एलसीएम का, वो हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। पर यहाँ पे याद रखना है इट इज ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स। टू नंबर से ज़्यादा अगर मैं 3 नंबर्स दे दूँ तुम्हें कि मैं कह रही हूँ एक नंबर है 10, एक है 15 एंड एक है 27 और इनका ये इनके लिए इनको चेक करो, तो ऐसा कोई रूल 3 नंबर्स के लिए नहीं। इट इज ओनली वैलिड ओनली फॉर टू, इट इज ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स। और अब यहाँ पे इन्होंने 3 नंबर्स दिए हैं, तो हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा 2,3 आया, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये आया, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया। अब मैंने तुम्हें बताया था एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ तो कॉमन नंबर्स होते हैं, तीनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है 2 × 3 दिख रहा है, तो ये एचसीएफ 6 हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, नॉन कॉमन फैक्टर्स होते हैं, पर अगेन डिफिकल्ट हो जाता है, तो तुम सिंपली क्या करो, इनको ग्रुप में इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो भी सामने नंबर्स आएंगे तुम्हारे वही नंबर्स तुम्हारे क्या होंगे, एलसीएम होंगे। ठीक है, फर्दर जब अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगी। Now let us start with exercise 1.1। इसमें इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिर्फ तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो जब हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 270, 235, 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा, तो मैं 140 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। ऐसे ही हम 156 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 13, 13 1 ज़ा 13, तो हम लिख सकते हैं 156 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि 3 8 2 5 का करो, तो अगेन 5 से स्टार्ट करेंगे हम। 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। फिर 3 से आएगा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 17 ज़ा 17 1 ज़ा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5005। तो हमें पता है 51001 से हो जाएगा। अब देखो हमें नहीं पता 1001 इज अ प्राइम या को प्राइम है, तो तुम कहोगे मैम हम कैसे ढूंढें। तो हमें ना 3 4 5 इनकी सबकी डिविजिबिलिटी पता है, वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, 1001 को एक बार 7 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 6 तक की तो हमें डिविजिबिलिटी पता है, रूल्स हमने उसको चेक करके देखा और वो दे आर ऑल एंड वो डिविजिबल एंड 1001 इज नॉट डिविजिबल बाय देम। ठीक है, तो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 से 7 आ जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। 7 4 सा 28 हो गया, 21, तो ये आ गया 143, तो ये तो डिवाइड हो गया। अब मुझे दिख रहा है ये 13 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा 13 1 सा 13, 13 1 सा 13, फिर ये 11 से डिविजिबल है। तो अब अगर हम इनके प्राइम प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 3825 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 17। और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें इन्होंने कहा है कि 7 4 2 9 को करना है। तो लेट अस चेक कि ये 3 से डिविजिबल है, तो 7 + 4 11 12 13, 13 + 9 करेंगे तो हम ये आ जाएगा 22, तो डिविजिबल नहीं है। फिर हम इसको 7 से ट्राई करेंगे, 7 4 2 9, तो ये आ जाएगा 7 1 से 7,
जबकि मुझे दिख रहा है कि डिविजिबल बिल्कुल नहीं है, 4 करके -0 आ जाएगा, 42, 7 6 42, 9 है तो ये नहीं डिविजिबल है। फिर हम 11 से ट्राई करते हैं, 11 6 66, तो 14 - 6 8 हो जाएंगे, 82, 11 7 77, 12 - 7 हो जाएगा 59, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर हम ट्राई करेंगे 13 से, ठीक है, 7 4 2 9 13 से, तो ये आ जाएगा 13 5 65, तो 14 - 5 9 92 आ जाएगा, 13 7 91 होता है, तो ये 19 आ गया, ये इट इज़ नॉट डिविजिबल। फिर हम 7 4 2 9 को 17 से करेंगे, तो हमें पता है कि 17 3 तो 51 होता है, 17 4 68 होता है, तो ये आ जाएगा 68, 14 - 8 हो जाएगा 62, फिर 17 3 आ जाएगा 51, तो ये आ जाएगा 119। फिर हमें पता है 17 7 11, तो ये आ गया 17, ये आ गया 437। अब हम करेंगे 19 से डिवाइड 437 को। हमें पता है 19 2 38 होता है, 13 में से 8 माइनस करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 57, और 19 3 57 होता है, तो यहाँ पे आ गया 23, 23 1 23, तो 7 4 2 9 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या आएगा, 17 × 19 × 23। तो यस, वी हैव डन फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इन्होंने कहा इनका एलसीएम एचसीएफ ढूंढो एंड फिर ये वेरीफाई भी करो। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने 26 दे रखा है, तो पहले हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 × 13 हो जाएगा, 13 1 13 हो जाएगा। 91 का करते हैं, तो ये आ जाएगा 13 7 7 1। अब एचसीएफ में मैंने बताया जो इनमें कॉमन फैक्टर्स है, तो कॉमन तो 13 है। एलसीएम के लिए मैंने कहा है कि तुम ग्रुप में कर सकते हो, जैसे हम 26 और 91 का साथ में कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 13 और 91 एज इट इज़, फिर 13 1 13, 13 7 7 1 7। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2 × 13 × 7, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 26 × 7, 7 6 42, 4 कैरी, 7 2 14, 182। अब इन्होंने कहा वेरीफाई करो, तो पहले हम LHS को वेरीफाई करेंगे। LHS इज 13 × 182, इसका प्रोडक्ट निकालो, और RHS में हम करेंगे 26 और 91 का प्रोडक्ट। तो 182 × 13, 3 2 6, 3 8 24, 3 2 8 1, ये आ जाएगा 6 6 8 5 13, 2 3 6 6, ठीक है। और इसमें भी हम करेंगे 91 × 26, तो ये आ जाएगा 6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 2 9 18, तो ये आ जाएगा 6 6 8 5 13, 2 3 6 6। फिर हम नीचे लिखेंगे therefore LHS is equals to RHS, hence verified। अब तुम वीडियो को पॉज करो, सेकेंड पार्ट करो, ठीक है, तब तक मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर देती हूँ। अगेन 3 3 6 है, ये आ जाएगा 3 1 1 3 2 6, फिर ये आ जाएगा 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 14, 2 7, 7 1 7, फिर 54 में ये आ जाएगा 2 27, 3 9, 3 3 वो 1, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें हमें कॉमन एक 3 और एक 2 दिख रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं HCF इज 2 × 3 दैट इज 6। एलसीएम क्या आएगा, तो हम अगेन इसको कंबाइन में सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 6, 54, तो ये आ जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, तो ये आ जाएगा 227, फिर ये आ जाएगा 2 8 16, 2 4 8 27, 2 42 27,
2 21 27, फिर ये आ जाएगा 3 7 21, 3 9 27, फिर ये आ जाएगा 3 3 9, 3 1 3 एंड 7 1 7। ठीक है, तो अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें एलसीएम देगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 इंटू 27 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 27 इंटू 16, 6 7 42, 4 कैरी, 6 2 12 प्लस 4 16, 7 2 2 13 2 3 4, अब है 4 32 इंटू 7, 7 2 14, 7 3 21 22, 2 कैरी, 7 4 20 29 30, तो एलसीएम आ गया 3024। अब अगर हम 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 13 14 1 8 1 4, तो तुम देखोगे प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ गया 18144, और जब तुम 336 इंटू 54 करोगे तो भी कितना आएगा 18144। तो हमने वेरीफाई कर दिया है। थोड़े से सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर एनसीईआरटी वाइज थोड़ा इजी है, इसलिए मैं जल्दी स्किप करके जो इजी पार्ट्स हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चंस ना करा के टफ पे आ जाती हूँ। क्वेश्चन 3 का मैं थर्ड पार्ट कर देती हूँ। इसमें इन्होंने एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स कहा है। तो हमें पता है कि एचसीएफ ढूंढने का तरीका क्या है, पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ऐसे 9 का कर लो तो यह आ जाएगा 3 3 9, 3 1 3, और ऐसे 25 का कर लो, 5 5 25, 5 1 5। तुम्हें दिख रहा है कि तीनों में कोई कॉमन नंबर है ही नहीं, तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम के लिए हम इनको कंबाइन में कर लेंगे, तो 8 9 25, तो यह आ जाएगा 2 4 8, 9 और 25, 2 2 4, 9 25, 2 1 2, फिर इसके बाद में आएगा 3 3 1, 3 3 9, 3 25, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 1 1 25, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 1 1 5 एंड देन अगेन 5। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 25। सिंपली जो ये नंबर्स है इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 25, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1800। अब है फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि हमें 2 नंबर्स का एक फॉर्मूला पता है क्या, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब ये कह रहे हैं कि एचसीएफ तो 9, चलो मुझे पता है, एलसीएम मुझे गिवन नहीं, मैंने x कह दिया। 2 नंबर्स क्या हैं, 306 इंटू 657 है, तो वो कह रहे हैं कि वो नंबर को ढूंढो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगी। तो हमें दिख रहा है 3 3 9 102, फिर 3 1 3 3 9, 3 4 12, तो सिंपली एलसीएम क्या आएगा 34 इंटू 657। तो हम 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 7 28, 2 कैरी, 4 5 20, 22, 2 कैरी, 4 6 24, 26, तो ये आ जाएगा 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15, 16 17 1 कैरी, ये 19 हो जाएगा, 8 3 13 9 10 11 12 2, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 22338। अब जो क्वेश्चन 5th है एनसीईआरटी में, उसको ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। वो कह रहे हैं कि 4n है, क्या कोई भी ऐसा n की वैल्यू हो सकती है कि हमारा ये डिजिट विल एंड विद 0। तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करके ही हमारा 5th क्वेश्चन क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है 6n। पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा, हम 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6n में हमें पता है 6 का 2 इंटू 3n आएगा, जो कि 2n इंटू 3n हो जाएगा अगर हम लॉस से इसको सेपरेट करें। अब तुम्हें दिख रहा है, हम कहेंगे देयरफॉर द प्राइम नंबर्स
the prime in factorization of 6 raised to n is 2 and 3. The uniqueness of fundamental theorem of arithmetic. हमें उस थ्योरम ने क्या बताया कि प्राइम नंबर्स तो वही रहेंगे, ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसका मतलब 2 और 3 के अलावा कभी कोई अदर नंबर आ ही नहीं सकता है, यही नंबर्स रहेंगे। तो ये गारंटी देता है हमें, गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम नंबर्स, नो अदर प्राइम नंबर्स, ठीक है। एंड टू मेक इट end with 0, there should be 5। तुम्हें याद रखना है सिंपली 2 and 5, अगर दोनों ही तुम्हारे प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं तो ही वो नंबर 0 से एंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो 2 तो हमारे पास आ गया, हमारे पास कौन मिसिंग है, 5 मिसिंग है। तो हमने यही लिखा कि अगर हमें इस नंबर को 0 से एंड करना है तो 5 तो आना चाहिए, जबकि हमारा थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रहा है कि 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता। और इसका मतलब सो देयर इज नो नेचुरल नंबर जो कि इसके एंड से इट विल एंड विद डिजिट 0, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको पूरा प्रॉपर वे में लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना है, ये मेंशन करना पड़ेगा। अगर 5 है और 2 नहीं है तो हम लिखेंगे इसको अगर 0 से एंड करना है तो 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ये पूरा तुम्हें बताना पड़ेगा ढंग से। और इसका इंपॉर्टेंस है द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की इंपॉर्टेंस है, ये स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए क्योंकि तुम देख रहे हो सॉल्व एग्जाम्पल में ही ऐसा लिखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 या दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। इसकी टेक्निक है, तुम्हें दिख रहा है कि ये तीनों प्रोडक्ट में है, फिर प्लस है एंड देन 13 है, तो इनमें 13 इज कॉमन। तो अगर मैं 13 को कॉमन निकालूँ तो ये नंबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। जनरली बच्चे इसको 2 कर देते, नहीं, पहले बोर्ड मास क्या कहते हैं प्रोडक्ट सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78। अब तुम्हें पता है ये 13 एज इट इज़ आ जाएगा, 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 39। अब तुम कहोगे एज देयर आर, हम किस नंबर को कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एज देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 is composite। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को करेंगे। इसमें से भी तुम्हें दिख रहा है कि क्या कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन निकलेगा, तो 5 हम बाहर निकाल रहे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो पहले हम इनको मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 3 2 से 6 6 6 से 36 इंटू 28, तो ये हो जाएगा 8 6 से 48 4 कैरी 8 3 से 24 28 2 6 से 12 2 3 से 6 7, तो ये आ जाएगा 8 10 7 8 9 10। अब तुम देख रहे हो इनका मल्टीप्लीकेशन 1008 आ गया है, प्लस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1009। हमें नहीं पता 1009 प्राइम है या को प्राइम है, तो हम इसका क्या करेंगे सिंपली इसके आगे 1 लगा देंगे। हम कहेंगे एज देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है, तो हमने 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दिखा दिए, तो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब 7th में ये कह रहे हैं कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड और रवि टेक्स 12 मिनट्स। ठीक है, एंड वो कह रहे हैं कि बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन। एक मैं सिंपल सा हिंट देती हूँ, अगर तुम्हें टाइम से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए, सोचना ही नहीं है, एलसीएम ढूंढना है उनका, क्योंकि टाइम को अगर ये कह रहे हैं ना कि आफ्टर कितने मिनट्स के बाद में दोनों मिलेंगे, तो इसको हम एलसीएम से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें 18, 12 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये आ जाएगा 2 9 18 2 6 12, तो ये आ जाएगा 9 2 3 6 3 3 9 3 1 3 3 1 3,
ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 4 इंटू 9 दैट इज 36। तो हम कहेंगे देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स इन दोनों दे विल मीट अगेन। ठीक है, तो जब भी टाइम का क्वेश्चन होगा तो हमें क्या ढूंढना होता है, एलसीएम ढूंढना होता है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है, 1.2 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं तुम्हें थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी जिससे तुम्हें आइडिया हो जाए कि कैसे से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तुम्हें स्टार्टिंग से फिर आइडिया रहेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करना है या कैसे टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है।